अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं मेरी राय के साथ। जी, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान मुजाहिद। और आज जो हम आपके साथ गपशप करने का प्रोग्राम रखते हैं वो एक बड़ा अजीब सा टॉपिक है जिसका उन्वान मैंने रखा है ब्रेन ड्रेन। जी, ब्रेन ड्रेन से क्या मुराद है? मैंने अक्सर औकात एक चीज़ से, बल्कि आजकल मैं बड़ा डिप्रेस रहता हूँ ये सोच सोच के कि आप जितने भी लोगों को हायर करते हैं अपने पास जॉब के लिए, उनमें से ज़्यादातर की ख्वाहिश या उनका टारगेट यही होता है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चला जाऊं, जबकि उसकी कोई वाज़ेह वजह उनके पास मौजूद नहीं होती। सिर्फ़ क्या होता है कि जी पता नहीं वहाँ पे कोई नूर और हूरों की बरसात हो रही है और वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं कोई। जी नहीं, मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत आपको बड़े अच्छे आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। डेफ़िनेटली फ़र्क तो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, हम जैसे जहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई खुदा और हो और हमारे मुल्क में खुदा नाउज़ुबिल्ला कोई और है। जब एक ही खुदा वहाँ पे रोज़ी रोटी देने वाला है और यहाँ पर भी देने वाला है, तो फिर मेरा ख़्याल है कहीं ना कहीं फ़र्क हमारे अपने थॉट प्रोसेस के अंदर है, हमारी कोशिश, हमारी काविश, हमारी मेहनत के अंदर है। मेरी राय है कि जो मेहनत हम बैरून मुल्क जाके करने को तैयार हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे बेशुमार भाई दोस्त अहबाब जो कि यहाँ से स्पेशली वेस्ट के अंदर जाते हैं, इवन दुबई, कुवैत, कतर में भी जाते हैं, जो मिडल ईस्ट के अंदर। और वहाँ पे जाके ये लोग होम डिलीवरीज़ करते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स पे काम करते हैं, बर्गर सेल आउट करते हैं, कपड़े धोते हैं और वो जॉब्स करते हैं जिनको यहाँ पर हम अपने मुल्क में रहते हुए करना, इवन अपने घर के अंदर रहते हुए करने को हम मायूब समझते हैं। तो अगर वही काम हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कर लें तो मेरा ख़्याल है कि खुदा तो वही है जो वहाँ पे रोटी रोज़ी देने वाला है, वही यहाँ पे है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में हैं, मैं ऐसे ही आपके साथ गपशप के हिसाब में डिस्कस करना चाह रहा था ताकि आपकी भी राय इसमें शामिल हो जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने भी कमेंट्स का इजहार करें कि इसमें आपकी क्या राय है। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जी पाकिस्तान को क्यों छोड़ा जाए। ये चले मैं इसको ज़रा ब्रॉडर कर लेता हूँ, क्योंकि हम जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, भूटान, मालदीव और इस किस्म के बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इकोनॉमीज़ के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को क्यों छोड़ा जाए। तो यहाँ जिस तरह मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि जब खुदा एक है दुनिया के हर कोने में, तो ऐसा क्या है बाहर की दुनिया में तो जिसकी वजह से हम पाकिस्तान को छोड़कर वहाँ चले जाएं। प्रॉब्लम वहाँ पे कोई ऐसी आसानी नहीं है, मेरे नज़दीक प्रॉब्लम यहाँ पर है कहीं। अगर उतनी ही मेहनत, उतनी ही तनदही, उतनी ही दिल लगी के साथ हम काम, ये दिल लगी दूसरे वाली दिल लगी नहीं, ये मेहनत वाली दिल लगी है। तो दिल लगी के साथ हम यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ दूसरी दिल लगी के अंदर पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से काम की बजाय हर चीज़ की तरफ हमारा ध्यान होता है लेकिन काम की तरफ ध्यान नहीं होता। तो ऑन अ लाइटर नोट, तो बात ये है कि अगर हम यहाँ पर मेहनत करें, मुशक्क़त करें और यहाँ पर वो तमाम काम कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि जो मेरे बुज़ुर्ग बड़े हैं या आपके बड़े हैं, ये पाकिस्तान में जब हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे, अब मेरे बुज़ुर्ग जो है वो कश्मीर से माइग्रेट करके आए हुए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि शायद इनके पास सफिशेंट लिबास भी मौजूद नहीं था जब ये पाकिस्तान आए। कई लोग तो वहाँ खाना हांडी तक पकते पकती अपना खाना जो है वो वहाँ पे छोड़ के तो माइग्रेट कर गए। तो क्या उस सारे सीन के अंदर क्या इन्होंने कुछ नहीं बनाया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी पाकिस्तान में आने के बाद मेहनत की, मुशक्क़त की। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रिविलेज्ड क्लास में से हूँ जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बिन मांगे मिल गई और पैदाइशी तौर पे मिल गई। लेकिन इस सारे कुछ के बावजूद मुझे आज अपने ज़ाती बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हुए, जॉइन किए हुए तकरीबन 22 साल हो गए जी। 22 साल गुज़रने के बाद भी अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं आता, टिल डेट आज तक के तारीख़ में कोई ऐसा दिन नहीं आता कि जब मैं ये कहूँ कि जी आज मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, या आज मुझे करने को कोई काम नहीं है, या आज मेरे लिए कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, या आज कोई मुशक्क़त, मेहनत, कोई ऐसा काम नहीं है कि तो मैं आज रिलैक्स करूं। हर दिन एक नई चुनौती, एक नया चैलेंज, एक नई आजमाइश लेकर आपके लिए आता है। हम उस डेली उस नई आजमाइश में से गुज़रने के लिए अल्लाह ताला की रहमत के साथ कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स गुज़र जाते हैं, कभी नहीं गुज़र पाते, उसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं आया कि यार मैं अगर यहाँ की बजाय वहाँ मूव कर जाऊँ, वहाँ की बजाय वहाँ मूव कर जाऊँ। तो एक चीज़ को अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये ज़िंदगी खेल तमाशे के लिए नहीं है। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने दी है, बहरहाल इसमें आजमाइश तो एक शर्त है। तो मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं यूके में हूँ, मैं अमेरिका में हूँ या दुनिया के किसी भी के कोने में हूँ, इस जहान के अंदर आप जहाँ भी होंगे वो आजमाइश तो शर्त है, वो किसी न किसी फॉर्म में रहेगी। हाँ, बुनियादी बात ये एक सेइंग है कि प्रॉब्लम बड़ी या छोटी नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम जो आपको ज़िंदगी में आती है वो बड़ी या छोटी नहीं होती। आप उस प्रॉब्लम को हैंडल टैकल कैसे करते हैं ये डिफ़ाइन करता है कि वह प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। तो कोशिश करें कि अपने जहन को इतना वसी करें, अपने आप हौसले को इतना वसी करें, आप अपनी मेहनत को इतना वसी करें और आप अपने मार्क को इतना वसी करें। मार्क से मुराद मेरी यहाँ पे क्या है कि मेरी ज़ाती एक स्टैम्प क्या है, मेरी ज़ाती सिग्नेचर क्वालिटी क्या है जो आपके अंदर नहीं है, और आपकी क्या ज़ाती सिग्नेचर क्वालिटी है जो मैं जिस लेवल को अचीव नहीं कर सका। बुनियादी बात यह है, अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं, आप साबन के काम से रिलेटेड हैं, आप कपड़े के काम से रिलेटेड हैं, आप प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, घड़ियाँ, आप ज्वेलरी, आप किसी भी किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रिटेल, होलसेल, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि मैं मार्केट में निकलूं और सारा कुछ मेरे हाथ में आ जाए और मैं विक्टोरियस होकर बाहर आ जाऊं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली हर शोबे के अंदर बेशुमार किंग्स एंड क्वींस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। बेशुमार लोग आपसे बड़े सीनियर, बड़े ज़्यादा समझदार, बड़े ज़हीन, और इसी तरह कुदरत का कारखाना चल रहा है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है। हर शख्स आता है और उसमें से मेहनत मुशक्क़त करके अपना हिस्सा निकालता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है? वो फ़र्क यहाँ पड़ता है कि क्या आप उन तमाम लोगों से मुख्तलिफ़ तौर पर कुछ बेहतर प्रोड्यूस करने की अहलियत रखते हैं। अगर आपके अंदर ये अहलियत मौजूद है कि आप उन सब से, बाकियों से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर हालात इतने ख़राब हैं कि आप कहें। क्योंकि वजह यह है कि इन्हीं ख़राब हालात के अंदर मुझे ज़रा अपने दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इर्द गिर्द अपने अहबाब में सोच के बताएं, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो भूखा मर गया हो? सोचें, फिर सोचें। जी नहीं, मुझे यकीन है कि आपका जवाब होगा कि नहीं, वाकई आप ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते जो भूखा मर गया हो। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ कहीं है कि हम वो तमाम मेहनत जो दूसरे मुल्क में, गैरों के मुल्क में, परायों के मुल्क में जाकर करने को तैयार हैं, वही मेहनत, वही स्ट्रगल, वही एफिशिएंसी हम अपने देश में, अपने मुल्क में करने के लिए आमादा नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम यहाँ पर भी वही मेहनत करें तो मेरा ख्याल है कि दुनिया अल्लाह ताला की बड़ी वसी है। अच्छा, अब आ गया एक पॉइंट कि क्या वेस्ट आपको ज़्यादा बेहतर वेजेस दे रहा है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में, ऑब्वियसली वो जब आप उसको डॉलर से कन्वर्ट करते हैं या उसमें डॉलर में कन्वर्ट करते हैं या पाउंड में या किसी भी और करेंसी में, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया की, बांग्लादेश की करेंसीज़ अनफॉर्चुनेटली उतनी ओवर द टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं रही। अभी रिसेंटली तो श्रीलंका का दिवालिया हो गया, तो वो तो बहुत नीचे चले गए। टर्किश करेंसी भी अपनी रिसेशन की तरफ है। तो ये सारा फैक्टर तो बहरहाल ज़रूर है, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ज़्यादा तनख्वाह कमाना या ज़्यादा पैसे कमाना है? ये भी सोचना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। या अगर मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद क्लियर नहीं है तो फिर मेरा ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, कि जो मैंने अपना एक बेंचमार्क अपने जाने के ऊपर, इस दुनिया से जाने के ऊपर अपना यहाँ पे एक स्टैम्प या एक मार्क छोड़ के जाना है कि ये शख्स इस दुनिया में आया और ये कर गया, वो मेरा गोल क्या है? क्या मेरा गोल एक मशीन की तरह पैसे कमा के घर पैसे भिजवाना और उसके बाद फारिग हो जाना है, या इसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी का कोई गोल है?
अगर तो आपका गोल ये है कि आप एक मशीन की तरह पैसे कमाएं, यहाँ लेट सपोज़ आप 20,000, 25,000, 30,000 कमाते हैं, तो बाहर के मुल्क में आप 80-90,000, 1 लाख भी कमा लेते हैं। उसमें से आप 20-30,000 वहाँ खर्चा करें और 50-60-70,000 रुपया आप घर भेज दें, पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी जगह। तो अगर तो आपका मकसद यही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप पैसे कमाने की मशीन बन जाएं और यहाँ पर पैसे भेजते जाएं। लेकिन क्या कभी आपने ऑन द कॉन्ट्ररी सोचा है कि क्या आपकी बेगम जो पाकिस्तान में मौजूद है या इंडिया में या किसी भी जगह आपके आबाई वतन में मौजूद है, क्या उसके साथ आप कोई ईद गुजार सकते हैं? क्या कोई उसके साथ कोई एनिवर्सरी का दिन गुजार सकते हैं? क्या कोई सालगिरह का दिन गुजार सकते हैं? क्या आप अपने बच्चे के स्कूल के रिज़ल्ट आने के ऊपर उसको एक बोसा दे के उसको आप विश कर सकते हैं? क्या आप अपने वालिद साहब के पास बैठ के चलगोज़े या पिस्ता या बादाम या मूंगफली खा सकते हैं? क्या आप अपने किसी दोस्त यार के साथ बैठ के किसी कैफ़े के अंदर चाय का कप पी के घंटों बिला वजह बैठे रह सकते हैं? जी नहीं। मेरा ख़्याल है इस सारे कुछ का जवाब ये है कि बाहर की दुनिया में आपको अच्छी सड़क तो मिल सकती है, अच्छी लाइटें मिल सकती हैं, शायद आपको खूबसूरत ख़वातीन भी नज़र आ जाएं, बंदे भी बड़े खूबसूरत और बड़े वेल ड्रेस्ड नज़र आ जाएं, उनके दुनियावी जो एटिकेट्स और मैनर्स हैं वो भी आपको शायद बड़ा इंस्पायर करें। लेकिन आपको अपनी माँ के हाथ का बना हुआ पराठा नसीब नहीं हो सकता। आपको अपने अब्बा जी की इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ गालियाँ नसीब नहीं हो सकती, जिसको पंजाबी में कहते हैं गालां घ्यो दियां नाला, तो वो चीज़ें नहीं नसीब हो सकती। इसी तरह आपको अपने दोस्तों अहबाब के साथ जो एक तंज़ो मज़ाक गुफ्तो शनीद एक बड़ा एक हमारा यहाँ कल्चर है कि हम लोग तो बिला वजह किसी के घर में चले जाएं तो 2-2 3-3 घंटे बैठते हैं, जो पका होता है वो खा लेते हैं, जो नहीं होता वो बाज़ार से आ जाता है, जो होता है हस्बे तौफीक करके बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे हमें। जबकि आप बैरूनी दुनिया में अगर वेस्ट में ट्रैवल करें स्पेशली, तो वहाँ एक एक मिनट की बड़ी वैल्यू होती है। कोई शख्स आपको इस चीज़ के ऊपर वेलकम करने को तैयार नहीं होता कि आप बिला वजह आ गए हैं तो अच्छा जी आएँ आप, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जाते हैं वो थोड़ी देर बाद अपनी घड़ी देखेगा, कहेगा जी कि अच्छा मैंने तो जाना था। आप फिर ऐसा करें कि आप वीकेंड पे प्रोग्राम बनाएं, बल्कि आप वीकेंड पे भी ना बनाएं, मैं इस वीकेंड को ज़रा बिज़ी हूँ, आप नेक्स्ट वीकेंड का रखें। तो कोई बनाते हैं 3 से 6 तक का रख लें। जब इस किस्म के ब्रैकेट्स वाले टाइम आपको दिए जाते हैं तो डेफ़िनेटली आपको उस वक्त ख्याल आता है कि हम जब अपने गांव में थे, अपने शहर में थे, अपने पिंड में थे, अपने देश में थे, तो ऐसा तो होता ही नहीं था। घंटों हम बंटे खेलते रहते थे, क्रिकेट खेलते रहते थे, लूडो खेलते रहते थे, टीवी देखते रहते थे और बीसियों और चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए हरफ़ आखिर नहीं होता। बेशुमार और चीज़ें हैं जिनका नाम ज़िंदगी होता है। और अगर मेरी ज़ाती राय पूछें तो पैसा तो शायद ज़िंदगी को ख़राबी की तरफ ले जाने वाली एक चीज़ है, अगर ये बैलेंस में ना हो। कोई भी चीज़ जब अपना तवाज़ुन खोती है, बैलेंस आउट होता है उसका, ख्वाह वो पैसा हो जाए, ख्वाह वो सेहत हो जाए, ख्वाह ताकत हो जाए, ख्वाह इख्तियार हो जाए, ख्वाह किसी भी किस्म का कोई मामला हो जाए, जब वो अपने तवाज़ुन से आउट होती है। और इवन ये कायनात भी अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छे तवाज़ुन में बनाई है। जब क़यामत आनी है तो बुनियादी तौर पे इसका तवाज़ुन ही आउट होना है, और जिस वक्त तवाज़ुन आउट हो जाना है तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो कोई भी चीज़ अपने तवाज़ुन के अंदर ही अच्छी लगती है, जब वो तवाज़ुन से बाहर होती है तो फिर वो बदसूरत हो जाती है। तो आप पहले अपना गोल ऑफ लाइफ ज़रूर डिफ़ाइन करें कि आपका ज़िंदगी का गोल क्या है। क्या फ़कत पैसे कमाने से आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाती है? मेरा ख़्याल है नहीं। इसके अलावा अगली बात आ गई कि क्या हमारे मुल्क के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं? मेरा इसमें जवाब होगा अ बिग नो। यानी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना एक बड़ा एक मिथ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ कि मैंने अपने बिज़नेस को जॉइन किया ईयर 2000 के अंदर। मुझे 22 साल हो गए हैं अपने काम के अंदर। हम लोग रिटेल सेगमेंट में काम करते हैं और मेरी अपनी 2 शॉप्स हैं जिस पे मैं रिटेल शॉप्स रन करता हूँ।
तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि जब मैं बिज़नेस में आया था तो हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास फेसबुक नहीं था, हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं थी, और हमारे पास कस्टमर तक पहुंचने के ज़राए नहीं थे। हमारे पास मोबाइल फ़ोन अभी बिल्कुल रिसेंटली आया था, मोबाइल फ़ोन तो 1990s एंड के अंदर या मिड के अंदर आया। तो अभी मोबाइल फ़ोन भी एक बड़ी उस वक्त लग्जरी होती थी। मेरा ख्याल है तकरीबन 6 साढ़े 6 रुपये इनकमिंग कॉल के पड़ते थे, और 9.5 10 रुपये तकरीबन जो है वो आउट गोइंग कॉल के पड़ते थे। और मोबाइल वाला बंदा एक बड़ा कोई खलाई मखलूक समझा जाता था कि ये इतना सेठ आदमी है, इतना अमीर आदमी है, इसने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। तो अभी उस दौर में हमारे पास बहुत कम मौके होते थे। अखबार का इश्तिहार बहुत बड़ी लागत लगाकर हम बहुत थोड़ा सा रिटर्न उसमें से ले सकते थे। इसी तरह बैनर्स लगाए जाते थे सड़कों के ऊपर। बैनर्स की एक बड़ी भारी टैक्सेशन होती थी, और उस बड़ी भारी टैक्सेशन के अलावा उस सड़क के ऊपर से या उस लोकेशन पे से बहुत थोड़े लोग गुज़रते थे, और हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाता था। इसी तरह अगर आप रेडियो पे इश्तिहार, सिर्फ उस दौर में एफएम रेडियो भी नहीं था होता, सिर्फ एएम रेडियो होता था, तो एएम रेडियो के ऊपर भी आप इश्तिहार देते थे तो बहुत बड़ी लागत से ख़र्चा करके तो आप बहुत मुनासिब सा थोड़ा सा उसमें रिस्पांस जनरेट कर पाते थे। और जो कुछ स्पेसिफ़िक बड़े अखबार थे, मैगज़ीन्स थे, मैं नाम नहीं लेता उनका यहाँ पे, वो बहुत महंगे थे उस दौर में भी, अभी भी महंगे होंगे, अभी तो खैर मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी तब्दीली आई, और वो तब्दीली स्टार्ट में, ये वो वाली तब्दीली नहीं जो आजकल आ रही है, ये दूसरी तब्दीली है असली वाली। तो इसमें यह है कि स्टार्ट में फिर केबल जो है वो नेटवर्क्स आए, उनके ऊपर रिलेटिवली चीपर एड्स आना शुरू हुए, और उसके बाद डिश एंटीना उससे पहले आ चुका था लेकिन उस पर इश्तिहार नहीं थे चलते, केबल टीवी ने इश्तिहार किए। फिर उसके बाद गूगल आ गया, फिर उसके बाद 2008 या 7 के अंदर फेसबुक लॉन्च हो गया। फेसबुक ने आके सारी दुनिया का सोचने का अंदाज़ तब्दील कर दिया। बेशुमार लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अगर मैं आज से आपसे मुखातिब हूँ तो मैं यूट्यूब के ज़रिए वसातत से मुखातिब हूँ। मुझे मालूम नहीं कि खुदा जाने मुझे इस यूट्यूब की वसातत से पूरी दुनिया के कौन कौन से मुल्क में कितने हज़ार या कितने लाख लोग देख सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बाद अगर मैं पापड़ भी बेचता हूँ अगर, या मैं साइकिल को पंक्चर भी लगाता हूँ, तो पुराने दौर में मैं अगर साइकिल पंक्चर लगाता था तो मेरे पास लिमिटेड एक कॉलोनी या एक एरिया या एक मार्केट हुआ करती थी, जबकि अब वो मार्केट एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है, जिसमें आप पंक्चर लगाते हों, पापड़ बेचते हों, घड़ी बेचते हों, कपड़ा बेचते हों, प्रॉपर्टी का काम करते हों, आप यहाँ पर बैठे हुए, जिस तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ, और ये वीडियो गालिबन अमेरिका में भी देखी जाएगी, यूके में भी देखी जाएगी, रशिया में भी देखी जाएगी, और पाकिस्तान में भी देखी जाएगी, और इसी के साथ इंडिया में भी देखी जाएगी सेम टाइम के ऊपर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके मौजूदगी में, लेट सपोज़ मैं अगर आपको ये बॉल पॉइंट सेल आउट करना चाहता हूँ तो मेरे पास तकरीबन 7-8 अरब आबादी मेरी क्लाइंट की तरफ, क्लाइंट की सूरत में मेरे आगे खड़ी हुई है। उसी तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फील्ड के अंदर, ख्वाह आप रंग का काम करते हैं या तरखान हैं या जो भी आपकी फील्ड है, या आप सर्विसेज के सेक्टर में हैं या और कुछ भी नहीं है, तो मेरी तरह आप इस वक्त स्क्रीन के आगे बैठे लेक्चर दे रहे हैं या आप एक डायलॉग कर रहे हैं आवाम के साथ, तो वो भी आपके दुनिया के हर कोने में जा रहा है। ये फैसिलिटीज़ आज से 20 साल पहले मौजूद नहीं थी। तो जो पिज़्ज़ा बर्गर आप बैरूनी दुनिया में वहाँ पर बेच सकते हैं, बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर या दुबई के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, मेरा भाई या मेरी बहन, वो आप पिज़्ज़ा यहाँ पर भी बेच सकते हैं आप मीडिया का इस्तेमाल करके। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर दम है, आपके अंदर दम है, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, और मोस्ट ऑफ़ ऑल अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ख्वाह आप दुनिया के किसी भी कोने में हों। मैं फिर एक बात करूंगा कि हम लोग जब कश्मीर से माइग्रेट करके, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे बड़े आए, तो वो खाली हाथ आए थे, वो कुछ नहीं थे साथ लेकर आए, सब कुछ यहीं बनाया पाकिस्तान के अंदर। हाँ,
ये ज़रूर हुआ कि आज हमें 75 साल हो गए और 75 साल के बाद हम आज अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है, कोई भी चीज़ हो जब आप मेहनत करते हैं उसको टाइम लगता है। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नौजवान नस्ल है वो शॉर्टकट्स की तरफ जाती है और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें सारा कुछ ओवरनाइट मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगन करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करने के लिए आमादा होंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये धरती भी उतनी ही ज़रखेज़ है जितनी बाहर की है। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर क्योंकि क्योंकि वसाइल की एक्सप्लोरेशन कम हुई है, यहाँ पर काम करने का गैप शायद बाहर से ज़्यादा है। इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हम जो भी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर तो बल्कि मार्केट्स अभी ओपन है। यहाँ पे तो काम करने की गुंजाइश ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस सारे कुछ के अंदर एक और पॉइंट है कि जी हमारा बुनियादी वो जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि कैन आई ग्रो रिच फास्टर, यानी मैं जल्द अज जल्द रातों रात अमीर होना चाहता हूँ। तो बुनियादी बात ये है कि क्या अमीर होने से आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे? क्या दुनिया का वाहिद काम जो किसी भी इंसान की ड्यूटी हो सकता है वो अमीर होना है? अमीर होने से मैं मोटर बाइक ख़रीद सकता हूँ, अमीर होने से मैं गाड़ी ख़रीद सकता हूँ, मैं फ़ॉरेन टूर कर सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े ख़रीद सकता हूँ, मैं अच्छा महंगा मोबाइल ख़रीद सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं ख़रीद सकता हूँ। लेकिन क्या दुनिया का वाहिद मकसद अमीर होना है? अगर तो दुनिया में आने का वाहिद मकसद अमीर होना ही है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ अल्लाह ताला ने या हमारे माशरे ने कुछ और ड्यूटीज़ भी हमारे ज़िम्मे लगाई हैं जो कि अमीर होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिर ज़रा एक दफ़ा सोचिए कि रातों रात अमीर होना कोई काबिलियत नहीं है। बल्कि अगर आप इसको मैं अगर दूसरे एंगल पे करूं, अगर आप में से बारबेक्यू के शौकीन हों लोग बहुत सारे, तो जो बोटी या जो कबाब तेज़ आग पे पका होता है, जल्दी पका होता है, वो अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से जल जाता है। बारबेक्यू का एक असूल होता है कि उसको हल्की आंच पे, हल्की आग पे पकाया जाए ताकि वो अंदर तक पके। और जो कबाब अंदर तक पकता है, जो बोटी अंदर तक पकती है, वही लजीज होती है और उसी को खाने का मज़ा आता है। तो इस चीज़ को आप अपने जहन से निकाल दें कि जी मैं जल्द अज जल्द अमीर हो जाऊं। एक्चुअली ये फ्रस्ट्रेशन है हमारी माशरे की। मैं अभी टीवी लगाऊंगा तो मुझे फ़ौरन पता लग जाएगा कि जी ये नया मोबाइल आ गया है, ये नई गाड़ी आ गई है, ये फ़लाँ जगह सेल लग गई है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा जी टीवी ऑफ़ करें, मैं मोबाइल पे फ़ेसबुक ऑन करूँ। फ़ेसबुक ऑन करूँगा तो पता लगेगा जी मेरा दोस्त वो इस वक्त लंदन गया हुआ है सैर करने के लिए, दूसरा दोस्त जो है वो उम्रा करने गया हुआ है, तीसरा दोस्त जो है वो इंडिया गया हुआ है, चौथा दोस्त जो है वो अमेरिका गया हुआ है। तो एकदम मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन की कैफियत आ जाएगी कि जी मैं यहाँ पर गर्मी में बैठा हूँ और मेरे साथ के जितने अहबाब थे वो शायद दुनिया में सैर सपाटा कर रहे हैं। ये मेरे अंदर एक एंग्जाइटी पैदा करता है ये कॉन्सेप्ट कि मैं जल्द अज जल्द ओवरनाइट किसी तरीके से अमीर हो जाऊं। प्लस ये कि हमारे इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक ये बड़ा कल्चर है कि अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मेरी इज़्ज़त है, अगर मेरे पास बड़ा मकान है तो मेरी इज़्ज़त है। ख्वाह वो मैंने सही तरीके से कमाया या गलत तरीके से कमाया, किस तरीके से क्या करके मैंने रातों रात वो पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन मेरी इज़्ज़त है। और इन फैक्ट अगर हम उसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं कि अगर आपके मोहल्ले में से कोई ऐसा शख्स जिसके पास पैसे ना हों और आप उसकी गवाही दे सकेंगे यार ये बड़ा शरीफ आदमी है, मैंने इसको नमाज़ पढ़ते देखा है, मैंने इसको कोई गलत काम नहीं करते देखा, लेकिन ये बेचारा इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कमज़ोर आदमी है, ज़रा मुनासिब सा इसका सारा मामला है, तो क्या उस शख्स को आपके या मेरे इलाके के अंदर कोई वोट देने के लिए तैयार होगा? जी मुझे यकीन है आप उसे काउंसलर के लिए भी वोट देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम लोग भी जनरली उसी शख्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जो ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा मालदार हो, ज़्यादा असर व रसूख वाला हो, ख्वाह किसी भी तरीके से हो, जो हमारा गलत या सही काम निकलवा सके किसी न किसी तौर, हम लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। जिसकी वजह से हमारी नौजवान जितनी भी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, इसके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि मैं जल्द अज जल्द पैसा इकट्ठा करके तो माशरे के अंदर
इज़्ज़त और मकाम हासिल कर सकूं। एक और पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा उसको बर्ड आई व्यू दोबारा दे देता हूँ कि क्या जब आप बाहर के मुल्क जाकर पैसे कमा लेंगे, आप बहुत अमीर हो जाएंगे, तो क्या आप उसके बाद अपनी बेगम के साथ जो टाइम गुजारना था, जो बच्चों के साथ टाइम गुजारना था, जो वालदैन के साथ टाइम गुजारना था, दोस्त अहबाब के साथ टाइम गुजारना था, उसको रिवाइंड करके आप उस टाइम को, तो वो वक्त दोबारा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा, इवेंचुअली पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे और वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। बराए मेहरबानी फ्रस्ट्रेशन से निकलें। जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करने के लिए आप मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह पे तवक्ल करें और ईमानदारी के साथ अगर काम करें, अपनी सही प्रोडक्ट को आप मार्केट में स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली और बड़े अच्छे तरीके से मेहनत के साथ करें, तो मुझे यकीन है पूरी दुनिया में हर जगह गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां आती है। इसी तरह कारोबार के ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर भी गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां अल्लाह ताला की तरफ से आती जाती रहती है। हमारा सिर्फ काम क्या है कि हम अपनी पिच के ऊपर खड़े रहें और 50 ओवरों तक पूरा खड़े रहने का एहतमाम करें। बीच में अल्लाह ताला आपके कुदरत आपके चौके छक्के भी लगवाएगी, किसी बॉल पे आउट भी हो जाएगा, कैच आउट भी होगा, किसी नो बॉल का भी आपको स्कोर मिल जाएगा। इसी तरीके से ज़िंदगी एक बड़ी खुशगवार तरीके से आपकी गुज़रती जाएगी। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि मैं भी थोड़ा सा काम करता हूँ रिटेल लेवल के ऊपर, मेरी 2 शॉप्स हैं, तो उसमें मेरे पास ऐसे कई सारे लड़के, बल्कि इनफैक्ट मैं बड़ा इस चीज़ के ऊपर कई दफ़ा डिप्रेस हो जाता हूँ। गुज़श्ता 1 से 2 साल के अंदर कम व बेश 10 से 11 लड़के मुझे छोड़ के जा चुके हैं, इनफैक्ट मुझे फ़ेल करके जा चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, मुझे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए था, तो अभी कुछ अरसा से मैंने ना अपने जो एक मेरा इंटरव्यू का एक जो सेट पैटर्न होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि क्या आपने कहीं पे बाहर जाने के लिए अप्लाई तो नहीं किया हुआ। पहले मेरे इंटरव्यू के पैटर्न के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन शामिल नहीं होता था कि ज़ाहिर बात है जो शख्स मेरे पास जॉब के लिए आया वो मेरे पास काम करने के लिए आया। लेकिन अभी कुछ अरसे से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है जो मेरे इंटरव्यू के पैटर्न के अंदर शामिल होना चाहिए। तो अभी मैंने रिसेंटली कोई 6 लड़कों का इंटरव्यू किया, एक कंप्यूटर ऑपरेटर मुझे चाहिए था, तो उसमें से अनफॉर्चुनेटली 5 जो लड़के थे, 5 लड़कों ने मुझे कहा कि जी हाँ जी, मैं किसी ने कहा मैंने दुबई जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोई कहता जी मेरा सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम है, किसी ने कहा जी मेरा लंदन जाने का प्रोग्राम है। लेकिन किसी को अपनी ज़िंदगी के गोल का नहीं था पता कि उसने लंदन जाके क्या करना चाहता है, वो सऊदी अरब या दुबई या मस्कत या अमान या ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करना चाहता है। वो वहाँ जाके सिर्फ़ और उसके जहन में ख़्याल ये है कि वहाँ पे कोई पता नहीं किस चीज़ की, कोई पैसों की, नोटों की, डॉलरों की बरसात हो रही है और हम वहाँ से जाके इकट्ठे करने शुरू कर देंगे। खैर, बुनियादी आपको कहने का मकसद ये है कि उन 5 लड़कों 6-7 लड़कों में से 5 ने गालिबन कहा कि जी मैंने बाहर जाना है, और मैंने उनको बहरहाल इस बेस के ऊपर ही रिजेक्ट कर दिया कि जो शख्स अगर बाहर जाने के लिए है तो फिर वो तो मेरे पास रह ही नहीं सकता, वो महीना 15 दिन के बाद बाहर चला जाएगा, मुझे उसको हायर करने का फ़ायदा कोई नहीं। एक शख्स ने मुझे कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने काम यहाँ करना है। मैंने उसको हायर कर लिया और उसने 2-3 महीने मेरे पास काम भी किया, और उसके बाद वन फाइन डे मुझे पता लगा कि वो भी, उसका वीज़ा आ गया है और वो भी बाहर जा रहा है, और वो इस वक्त मानचेस्टर बैठा हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उस लड़के के बाद मैंने एक और लड़का हायर किया कंप्यूटर ऑपरेटर, और उससे मैंने पूछा और उसने भी कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा। उसने 2-3 महीने काम किया, और 2-3 महीने काम करने के बाद अब वो भी मुझे छोड़ के जा चुका है, और गालिबन अब तक उसका वीज़ा भी आ चुका होगा, वो भी शायद यूरोप वाली साइड पे कहीं जा रहा है। और इसके अलावा आज एक लड़का इसी तरह अचानक उसने बताया कि सर मेरा दुबई का वीज़ा आ गया है, मैं दुबई जा रहा हूँ और मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता। ये चीज़ बड़ी डिप्रेसिंग है एक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कि
मुझे 22 साल हो गए काम के अंदर, मैंने किसी एक दिन भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं कामयाब हो गया हूँ या मैं आज अपने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। हर अगला दिन एक नई स्ट्रगल, एक नई जद्दोजहद, एक नई आजमाइश, एक नया चैलेंज, एक नया टारगेट लेके आता है। हम हर अगले दिन एक नई कोशिश में होते हैं कि आज के दिन को गुज़श्ता कल के दिन से हम बेटर कैसे कर सकते हैं। तो आज इतना अरसा गुजारने के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ या मैं कामयाब इंसान हूँ। बस ज़िंदगी चलती जा रही है और हर अगला दिन पहले से बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो खुदारा यहाँ पर जो मेहनत करते हैं आप उस मेहनत को उस तरीके से कर लें जैसे आप बैरून मुल्क जाकर करते हैं। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या मालदीव या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कोई भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ भी इवन, ये बड़े ज़रखेज़ मुल्क हैं और ये भी आपको इंशाल्लाह उससे ज़्यादा नवाजेंगे अल्लाह की रहमत से जितना आप बाहर के मुल्क में एक बी ग्रेड या सी ग्रेड सिटीज़न बनकर आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो खुदारा अपने जो भी आपने अपने वालदैन के असबाब लगाए, अपने असबाब लगाए, इस ज़िंदगी में सारा कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए तालीम हासिल की, उसको अपने मुल्क में, अपने देश में आप अप्लाई करें। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ भी उतना ही मेहरबान है। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।